चलिए शुरू करते हैं। AC सर्किट containing resistance and inductance। AC सर्किट में रेजिस्टेंस है और इंडक्टेंस है, दोनों चीज़ें हैं। ठीक है, तो सर्किट बना देते हैं सबसे पहले। दिस इज योर इंडक्टर एंड दिस इज योर रेजिस्टेंस, और इसको हमने AC सोर्स, ये ध्यान रखना है AC सोर्स। DC के सोर्स के हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं सारी चीज़ें। जब हमने E लगाया था तो एक बार देखा था इसमें क्या कुछ हो रहा है, ये सब चीज़ें। दिस इज योर इंडक्टर एंड दिस इज योर रेजिस्टेंस एंड सोर्स ऑफ EMF E। ठीक है, अब हमने इसमें ये देखना है कि जब हम इन दोनों को कनेक्ट करते हैं तो करंट आगे रहता है, वोल्टेज पीछे रहती है, क्या कुछ सर्किट में होने वाला है। तो स्टार्टिंग इसकी भी वहीं से, द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ EMF is given by E is equal to E naught e की पावर j ओमेगा t। इक्वेशन नंबर 1। अब कंपैरिजन इसके साथ नहीं होने वाला है, ये ध्यान रखना। कंपैरिजन अब दोनों का कॉम्बिनेशन है यहाँ। अगर अकेला होता तो हम देख लेते इसको। चलिए, अब जैसे ही सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो गया, इसके क्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो गया है। तो उन दोनों की वैल्यू लिख देते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस, दिस इज इक्वल टू, ठीक है, सिर्फ रेजिस्टेंस के अक्रॉस लिख रहे हैं तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ER0 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रेजिस्टेंस ओनली ER0, और इसकी वैल्यू क्या होगी, I0 इंटू में R। ये हमने इसको लिख दिया। ठीक है, कुछ बुक्स में हो सकता है IR हो, आप IR भी लिख सकते हैं, बाद में चेंज हो जाएगा वो। नाउ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टेंस, सिर्फ इंडक्टर के अक्रॉस EL0, इंडक्टर ओनली, दिस इज इक्वल टू, ओम्स लॉ से ही लिखेंगे इसकी वैल्यू भी हम। ठीक है, I0, अब वो चीज़ ध्यान में रखनी है जो मैंने आप लोगों को बताई है। ठीक है, ओम्स लॉ यूज़ कर रहे हैं हम, यहाँ पर हम इंड्यूस्ड EMF नहीं यूज़ कर रहे हैं। I0 और इसका रेजिस्टेंस कितना था, ओमेगा L। ठीक है, और दूसरी चीज़, जब सिर्फ इंडक्टर को ले रहे हैं, L ओनली का मतलब सिर्फ इंडक्टर। ठीक है, तो जब इंडक्टर ले रहे हैं तो वो वोल्टेज लीड करेगा करंट से, तो इसीलिए हम यहाँ वोल्टेज लीड कर रहा है और 90 डिग्री से लीड कर रहा है। तो सर्किट एनालिसिस में 90 डिग्री जब करना हो तो J से मल्टीप्लाई कर देते हैं, पढ़ा हुआ है ये हमने। सबसे पहला जब हम J ऑपरेटर यूज़ करे थे तो यही बताया था कि J से मल्टीप्लाई कर दो तो 90 डिग्री हो जाएगा वो। अगर -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 180 डिग्री रोटेट हो जाता है, लेकिन J से मल्टीप्लाई करें तो 90 डिग्री। और यही हमें पता है, वोल्टेज लीड द करंट बाय 90, सो वी हैव मल्टीप्लाइड दिस वोल्टेज बाय J। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास दोनों के पोटेंशियल डिफरेंस आ गए हैं। और जब दोनों के पोटेंशियल डिफरेंस आ गए हैं तो अब दोनों सीरीज में हैं, तो V1 प्लस V2 इज इक्वल टू V के बराबर हो जाएंगे। सो both are in series, therefore the potential difference is
given by its peak value E naught, and this is equal to I naught R प्लस, ठीक है, इसको एक इकट्ठा लिख दो, लिखना चाहते हैं तो J और I नॉट ओमेगा L, ठीक है, दोनों का हमने ऐड कर दिया और टोटल पोटेंशियल डिफरेंस हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया है। थोड़ा सा चेंज करते हैं इसमें, I नॉट कॉमन ले सकते हैं दोनों में से, तो I नॉट कॉमन ले लिया, यहाँ पर रह गया R प्लस J ओमेगा L, ठीक है। अब उस चीज़ को ध्यान करो कि जब हमारे पास सर्किट एनालिसिस, हमने जी ऑपरेटर को, मैं पेज पलट के आपको दिखा रहा हूँ कि वैल्यू क्या आती है इसकी, इसको हम टोटल रेजिस्टेंस मान सकते हैं हमारा, ठीक है, और टोटल रेजिस्टेंस को हमने जेड से डिनोट कर दिया है, और क्योंकि जे आया है इसमें तो हम इसको आई नॉट और वेक्टर का सिंबल एरो का बीच में लगा दिया है जैसे, ठीक है। देखो एक मिनट, देखते हैं मिल गया तो शायद, यस दिस वन, ठीक है। ये हमारा बी था, इसको 90 डिग्री करते हैं तो जे इंटू बी आ जाता है, ठीक है, जे से मल्टीप्लाई करें 90 डिग्री हो जाएगा। तो जो ये है हमारा, ठीक है, रिजल्टेंट था वेक्टर, रिप्रेजेंट हो रहा था, तो इसका एंगल जेड कोस थीटा और ये वाला हो गया था जेड साइन थीटा, तो इसको हमने लिख दिया था ए प्लस जे बी और इसको वेक्टर से रिप्रेजेंट, तो आर प्लस वही चीज़ है हमारे पास ओमेगा एल, ये भी ध्यान रखना है। और ए को हमने जेड कोस थीटा, बी को क्या लिखा था जेड साइन थीटा, और जेड कॉमन ले लिया था तो इसको ई की टर्म्स में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी अगर ये वेक्टर आ जाए तो इसको जेड इंटू ई, ये याद रखना है, जेड वेक्टर को जेड इंटू में ई की पावर जे थीटा में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट वीडियोस के अंदर आप इसको देख सकते हैं इजीली। तो वहीं चलते हैं वापस, तो ये हमारे पास जेड आ गया है ए प्लस जे इंटू में बी, ठीक है। अब ये जो ए प्लस जे इंटू में बी आया है, इसको हम जनरली क्या लिख सकते हैं, ई नॉट दिस इज इक्वल टू आई नॉट जेड ई की पावर और इंटू में जे और लेट अस से 5, ठीक है। ये लिख सकते हैं हम इसको, क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि जो जेड है आपका दिस इज इक्वल टू आर प्लस जे ओमेगा एल, और इसको हम लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू आर की वैल्यू कोस थीटा में, इसकी वैल्यू साइन थीटा में, तो ये हो गया था हमारा कोस 5 प्लस जे साइन 5 एंड दिस बिकम जेड ई की पावर जे 5। तो ये मैंने इसको सीधा डायरेक्ट यहाँ पर क्या लिख दिया, जेड इंटू ई की पावर जे, ठीक है। तो ये हमारी एक तरीके से वैल्यू आ रही है यहाँ पर। अब ये जो फाई आया है, फाई दिस इज द फेज डिफरेंस एंड फाई, इसकी वैल्यू जब हमने कोस और साइन लिखे थे तो tan फाई में इसकी वैल्यू आई थी tan फाई, दिस इज इक्वल टू ओमेगा एल डिवाइडेड बाय आर, साइन अपॉन कोस करके, ठीक है। और अगर मैग्नीट्यूड में लिखना है तो आप इसको मैग्नीट्यूड की टर्म्स में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, आर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास वैल्यू आ गई है जेड की वैल्यू, ठीक है, और हमने इसको आई नॉट इंटू में जेड के थ्रू रिप्रेजेंट कर दिया है। अब जब हमने इसको जेड के थ्रू रिप्रेजेंट कर दिया है तो अब ये वैल्यू करंट की कैसे हो जाएगी हमारे पास, करंट टोटल रेजिस्टेंस हमारे पास आ गया, टोटल करंट आ गया हमारे पास 10
current in the circuit I, this is equal to E by Z, ठीक है, E बाय और ये भी Z। E की वैल्यू ये है आपके पास, सो वी कैन राइट E नॉट E की पावर J ओमेगा T एंड दिस इज Z, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Z? Z की वैल्यू ये है हमारे पास, Z E की पावर J 5, ठीक है। तो अब E की पावर दोनों सेम है तो ऊपर ले जाओ इसको, E नॉट डिवाइडेड बाय Z, दिस इज इक्वल टू E की पावर J, ऊपर चला गया है ये भी, ओमेगा T और माइनस में क्या हो गया 5, ठीक है। और जब ये माइनस में 5 हो गया है तो अब आप इसको क्या लिख सकते हैं, I, दोबारा से लिख रहा हूँ मैं इसको, E नॉट डिवाइडेड बाय Z E की पावर J ओमेगा T माइनस में 5, और E बाय Z पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, देन इट बिकम्स I नॉट E की पावर J ओमेगा T माइनस में 5। सो नाउ यू कैन सी दैट, इक्वेशन कोई भी नाम दे दो इसको, 2 या 3 जो भी चल रहा है, ठीक है, देख लेना। अब इस इक्वेशन में हमारे पास जब कंबाइन कर दिया हमने, किस किस को कंबाइन कर दिया, इंडक्टर को और रेजिस्टेंस को सर्किट में कंबाइन कर दिया है ईएमएफ के सोर्स के साथ, तो अब करंट जो है वो माइनस में है 5, यानी कहने का मतलब ये कि करंट ओमेगा टी से थोड़ा सा पीछे चल रहा है। ये तो हमें पता ही है कि जब भी सर्किट में इंडक्टर होता है तो 90 पीछे होता है, लेकिन जब रेजिस्टेंस भी जोड़ दिया वो 90 पीछे नहीं रहा, अब वो -5 एंगल से पीछे हो गया। अब ये 5 की वैल्यू कितनी है वो हमने इस फॉर्मूले के थ्रू निकाल सकते हैं, क्योंकि हमने जो 5 निकाला था, वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ फेज डिफरेंस, यानी कि 5 की वैल्यू tan इनवर्स एंड ओमेगा L डिवाइडेड बाय R, क्योंकि tan 5 थी वो, ठीक है, तो tan 5 का मतलब 10 को उधर ले गए और ये वैल्यू हमारी आ गई। सो यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ 5। लेकिन अब बात आती है इसके रिप्रेजेंटेशन की, तो अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करना है वो थोड़ा सा ध्यान से देखना है आप लोगों ने। तो ये थोड़ा चेंज हो जाएंगे वैल्यूज, अब चेंज इसलिए क्योंकि अभी तक हम सिर्फ सिंगल सिंगल को लेकर के ड्रॉ कर रहे थे, ठीक है, और जब सिंगल वैल्यूज को लेकर ड्रॉ कर रहे थे तो हमें सीधा 90 एंगल बनाया और 90 एंगल बना करके उसको ड्रॉ कर दिया। लेकिन अब हमारे पास 2 वैल्यू एक साथ है, ठीक है, तो इसको देख लेते हैं कैसे ड्रॉ होगा ये। वो चीज़ याद रखना है जो मैंने आपको बताई थी, क्या कि अगर रेजिस्टेंस है तो कोई फेज डिफरेंस नहीं, और अगर इंडक्टर है तो फेज का डिफरेंस रहेगा, और वो भी कितना, 90 का फेज का डिफरेंस, ठीक है। तो अब सबसे पहले एक इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देते हैं। ठीक है, ये हमारी रियल एक्सिस है और ये हमारी इमेजिनरी एक्सिस है। अब आपने ई को नहीं लेना है, क्योंकि वो ई सिर्फ टोटल तो था, लेकिन कॉम्बिनेशन के हिसाब से वैल्यू कुछ और आने वाली है उसकी। स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, स्टार्टिंग आपने करनी है जो पोटेंशियल डिफरेंस रेजिस्टेंस के अक्रॉस है। अब मैं जो बोलने जा रहा हूं उसको थोड़ा सा ध्यान से सुनना। जब हम सीरीज में, ठीक है, वर्डिंग्स को ध्यान देना, जब हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो आई की वैल्यू पूरे सर्किट में सेम रहती है। 12th क्लास में कॉम्बिनेशन में आप लोगों ने ये चीज़ पढ़ी हुई है, आई रिमेन्स द सेम, ठीक है, आई रिमेन्स सेम इन सीरीज,
ठीक हो गया। अब जब हमने रेजिस्टेंस को जोड़ा है, रेजिस्टेंस को, तो रेजिस्टेंस कोई फेज डिफरेंस नहीं दिखाता। देयर इज नो फेज डिफरेंस, ई और आई के बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं। जब ई और आई के बीच में फेज डिफरेंस नहीं है तो जो करंट फ्लो हो रहा है सर्किट में वो, और जो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है वो, दोनों सेम फेज हो गए। समझ रहे हैं जो मैं कह रहा हूँ? मैंने क्या बोला कि जब सीरीज में हम कंबाइन करते हैं तो करंट सेम रहता है, पूरे सर्किट में करंट की वैल्यू सेम है, यानी करंट एल में भी वही जा रहा है, आर में भी वही जा रहा है, तो पूरे सर्किट में करंट कौन सा हो गया? आई हो गया। दूसरी चीज, जब हम रेजिस्टेंस लेते हैं तो फेज डिफरेंस नहीं आता पोटेंशियल डिफरेंस और करंट में, तो इसका मतलब इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है और जो आई के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है वो दोनों सेम है, यानी उनके बीच में फेज डिफरेंस नहीं है। और जब कोई भी फेज डिफरेंस इन दोनों के बीच में नहीं है तो सबसे पहले इसको ड्रॉ कर देते हैं। लेट अस से हमने ये ड्रॉ कर दिया, ठीक है। ये टर्म रिप्रेजेंट कर रही है किसको? ई नॉट आर, ई आर नॉट भी लिख सकते हैं आप इसको, या ई आर नॉट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। ई आर नॉट किसी भी एंगल पर हमने इसको ड्रॉ कर दिया है। तो पूरे सर्किट का जो करंट है, पूरे सर्किट का करंट वो भी इसी लाइन पर रहेगा। समझ रहे हैं आप? कोई फेज डिफरेंस नहीं होना। तो पूरे सर्किट के करंट को मैं डॉट से रिप्रेजेंट कर रहा हूं ताकि लाइन सेम है लेकिन सिर्फ अलग दिखाने के लिए मैंने इसको रिप्रेजेंट कर दिया किससे? आई नॉट से। चीज को समझने की कोशिश करें, ठीक है। करंट पूरे सर्किट का है और ये सिर्फ किसकी है? रेजिस्टेंस की लाइन, पोटेंशियल डिफरेंस की, ठीक हो गया। अब इंडक्टर के केस में, इंडक्टर का केस, फेज डिफरेंस कितना आगे रहता है? 90 डिग्री। और किसका आगे रहता है? वोल्टेज का। तो जब ये लाइन करंट को भी रिप्रेजेंट कर रही है तो करंट से 90 डिग्री आगे ये बना दिया, करंट से 90 डिग्री आगे ई एल नॉट को रिप्रेजेंट कर देते हैं। दिस इज ई एल नॉट, ई एल नॉट। बात क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये करंट की लाइन भी है और ये ई आर नॉट की, रेजिस्टेंस के पोटेंशियल डिफरेंस की लाइन भी है। अब जो कॉम्बिनेशन है वोल्टेज का वो इन दोनों के कंबाइन करने से बना है यहाँ पर, क्योंकि सीरीज में V इज इक्वल टू क्या होता है? V1 प्लस V2 ये होता है ना। तो अब ये E हो गया L नॉट और ये R नॉट हो गया, तो इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस हो गया ये रिजल्टेंट। और जब ये रिजल्टेंट हो गया तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई E नॉट की, एंड दिस इज इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर और स्क्वायर रूट में, क्योंकि ये एक शेप बना रहे हैं। किसकी शेप बना रहे हैं? ये रेक्टेंगल की। तो ये वैल्यू क्या आ गई? ई एल नॉट का स्क्वायर प्लस ई आर नॉट का स्क्वायर। दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ ईएमएफ। ईएमएफ का क्या है? ये रेजिस्टेंस, ठीक है। पहले केस में हम क्या करते थे? पहले ई को बना देते थे ओमेगा टी, लेकिन यहाँ दोनों के कॉम्बिनेशन से बन रहा है तो ये हमारा ओमेगा टी ई नोट है। अब आप कह सकते हैं ये फेज डिफरेंस कितने पर है? ई इज इक्वल टू क्या था? ई नोट ई की पावर जे ओमेगा टी, क्योंकि ये ई के बराबर है। तो ये फेज डिफरेंस कितना हो गया? अब दिस इज ओमेगा टी, ठीक है। और करंट ये है, ये लाइन डॉटेड लाइन या ये डार्क लाइन करंट को रिप्रेजेंट कर रही है। तो करंट इससे कितना पीछे चल रहा है? -5, यानी कि पूरे में से -5 को घटा दें तो इसका मतलब ये कितना हो गया? दैट इज योर 5। तो करंट कितना हो गया यहाँ पर? ओमेगा टी माइनस में 5,
ठीक है, समझ में आ गया होगा शायद सबको। ठीक, अब ये वैल्यू हमने रिप्रेजेंट कर दी है ग्राफिकली वेक्टोरिकली रिप्रेजेंटेशन। तो आप ये देख सकते हैं कि दिस लाइन इज रिप्रेजेंटिंग फॉर करंट आई नॉट और ई आर नॉट। फिर करंट जो है उससे 90 डिग्री वोल्टेज इंडक्टर की ज़्यादा रहती है, तो 90 डिग्री ज़्यादा बना दिया। अब इन दोनों का रिजल्टेंट ये लाइन हो गई, तो ये लाइन ई एल नॉट ई आर नॉट इसका स्क्वायर हो गया। और यानी कि जब ये हमें मिल गया तो ये फेज डिफरेंस कितना होगा, दिस टोटल फेज डिफरेंस इज ओमेगा टी। ये पूरा ओमेगा टी है। ठीक है, यहाँ एरो लगा करके लिख देता हूँ ओमेगा टी। और करंट इससे कितना नीचे है, -5, तो ये वैल्यू कितनी हो गई, 5। ठीक है, यही चीज़ इसमें समझने की थी। अब रही बात इसको वेव फॉर्म में ड्रॉ करने की, तो ड्रॉ कर देते हैं वेव फॉर्म में। ई तो वही रहेगा आपका, दिस इज योर ई। ये मैक्सिमम यहाँ पर, ये यहाँ पर मैक्सिमम। ठीक है, करंट इससे कितना कम है, -5 हम कोई भी वैल्यू ले लेते हैं, -5 लेट अस से दिस इज द -5। 90 से कम ज़्यादा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ से शुरू करके और इसको आप -5 में ले जा करके करंट इससे थोड़ा सा मैग्नीट्यूड में कम रखेंगे, और मैग्नीट्यूड यहाँ पर मैक्सिमम और यहाँ पर फिर मिनिमम। नाउ दिस इज द रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, ये फेज डिफरेंस हमने दिखा दिया। 90 पर यहाँ मैक्सिमम भी नहीं हो रहा है, ये किसी एंगल पर मैक्सिमम हो रहा है, और वो मान लेते हैं 5 फेज डिफरेंस पर। ठीक है, सो दिस इज रिप्रेजेंटिंग आई, दिस इज इक्वल टू आई नॉट ई की पावर j ओमेगा टी माइनस में 5, एंड दिस इज रिप्रेजेंट ई इज इक्वल टू ई नॉट ई की पावर j ओमेगा। ठीक है, सो ये हमारा हो गया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर एंड कैपेसिटर। ठीक है, जेड की वैल्यू भी आपने हमेशा न्यूमेरिकल के लिए याद रख लेनी है। टोटल रेजिस्टेंस सर्किट में क्या था, R² प्लस ओमेगा स्क्वायर L², क्योंकि कई बार न्यूमेरिकल आ जाता है तो उसमें हमें ये वैल्यू जरूरत पड़ सकती है। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ E, I एंड Z। हो सकता है कुछ बुक्स में ये ना लिखा हो, आप डायरेक्टली इसको यहाँ तक छोड़ सकते हैं और फिर I इज इक्वल टू E बाई जेड करके Z की वैल्यू को सीधा लिख सकते हैं। ठीक है, ये लिखने की भी ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। अगर नहीं लिखना चाहते इसको तो ना लिखें इसको, सिर्फ आप Z से रिप्रेजेंटेशन दे देना इसका, क्योंकि हमें E बाई जेड चाहिए। E की वैल्यू इक्वेशन 1 से मिल रही है, Z की वैल्यू हमें यहाँ से मिल रही है। ठीक है, ये तो सिर्फ हमने निकालने के लिए कि Z कितना आएगा वो यहाँ से हमने निकाल दिया है। ठीक है, आई होप कि सभी को ये वैल्यू क्लियर होंगी। थोड़ा सा मैंने स्लो प्रोसेस में चलाया है काम अपना, और इसलिए ताकि आप लोगों की समझ में आ जाए चीज़ें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल हम सर्किट में इंडक्टर को हटा देंगे और इसकी जगह कैपेसिटर को कनेक्ट कर देंगे, एंड देन विल सी व्हाट विल हैपन इन द केस ऑफ रेजिस्टेंस, करंट एंड वोल्टेज। थैंक यू।